हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दृष्टि एकेडमी। जैसा आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं दृष्टि एकेडमी में पिछले 5 सालों से बायो की क्लासेस ले रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि क्लास 12 जो बच्चे क्लास 12 में हैं, जो बायो की क्लासेस मेरे साथ कर रहे हैं, उनके डेट शीट भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डेट शीट आने के बाद हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें या फिर 3 मंथ के जो स्ट्रेटजी होगी उनको कैसे करें, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ, कंप्लीट रणनीति के साथ, ताकि आप लोग क्लास 12 में एक अच्छे स्कोर के साथ आप 12th को कंप्लीट करोगे, अपने बोर्ड को कंप्लीट करोगे। तो चलिए, जैसा आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज हम स्ट्रेटजी ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर क्या है हम लोग का विजन? तो टू एम्पावर स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एग्जाम एक्सीलेंस इन बायोलॉजी। कहने का मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो और आप लोग को एक स्ट्रेटेजी चाहिए, तो वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके डेट शीट के आने के बाद, उन स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बात करेंगे कि आज की क्लासेस के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो वेलकम टू आवर बायोलॉजी स्ट्रेटेजी। हम लोग का मिशन है कि आप लोग अपने एकेडमिक पीरियड में अच्छे से अच्छे स्कोर करके अपना 12th कंप्लीट करें, अपना बोर्ड कंप्लीट करें। तो चलिए आज के पूरे डिस्कशन में हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे कि सर 3 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हर एक चैप्टर के क्या ओवरव्यू हैं, क्या मार्क्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि सर एग्ज़ाम के लिए क्या टिप्स हैं, कैसे हम लोग एग्ज़ाम को कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 महीने का है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो वो 3 मंथ में चीज़ों को कैसे कवर करें और एक अच्छे स्कोर के साथ क्लास 12 को कंप्लीट करें। साथ ही साथ हम लोग पूरी क्लासेस को एक समरी के तरीके से भी जानेंगे कैसे चीज़ों को किया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का मिशन क्या है। हर एक स्टूडेंट तक हाई क्वालिटी की जो बायोलॉजी की एजुकेशन है वहाँ तक हम रीच कर पाएँ, पहुँच पाएँ, ताकि बोर्ड की तैयारी एक अच्छे लेवल पे वो कर पाएँ। तो सर जैसा आप लोग जानते हैं कि सिलेबस जो हम लोग का है वो 70 मार्क्स हमारे थ्योरी पेपर के होते हैं और 30 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल हैं, यानी कि आपके लैब, प्रैक्टिकल, वाइवा, इन सारे सबके 30 मार्क्स मिलेंगे, जिनमें 3 घंटे का आपका पेपर होगा। बायो में टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं, जिनमें से सबसे पहला जो यूनिट है, जिन्हें हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसमें आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनिट 2 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, इसमें आपके 20 मार्क्स रहेंगे। यूनिट 3 जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपके 12 मार्क्स के रहेंगे। एंड यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आपके 12 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट यूनिट है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, अपने इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, अपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग सारे चैप्टर के बारे में जानेंगे कि सर हर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, कैसे चैप्टर को कंप्लीट करें, और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए यूनिट वाइज हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए। तू रो सकता है, थक सकता है, लेकिन रुकने का हक तुझे नहीं, क्योंकि घर वाले ने तुझ पे भरोसा किया है। ये रास्ता आसान नहीं है, पर तेरी मेहनत ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों की नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में काबिल बन। जो आज दर्द सहता है वही कल जीत की कहानी लिखता है। तो तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये 3 महीना आप लोगों के लिए वाकई में बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत आसान नहीं होती, कांटों भरे रास्ते होते हैं। तो दर्द तो होगा, पर दर्द के जो बच्चा दर्द को सहेगा ना, उसी को मंजिल की खूबसूरती को एहसास होगा, मंजिल की खूबसूरती को समझ पाएगा। इन्हीं के साथ हम लोग यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 आपके 16 मार्क्स यानी कि 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 3 चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 3 चैप्टर में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम आपके फर्स्ट चैप्टर से 8 से 10 मार्क्स पूछ लेते हैं, कभी कभी आपके सेकंड चैप्टर से 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ लिया करते हैं। तो आप लोग अपने दोनों चैप्टर पे अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखें, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी पढ़ना है, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ही सब टॉपिक में आते हैं। दूसरा यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड है आपका इवोल्यूशन। तो इन 3 चैप्टर में आपके 20 मार्क्स, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत शिद्दत के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके 12th
एक अच्छे मार्क्स ना कहें, लेकिन आप 12th में एक अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा स्कोर और एक अच्छे परसेंटेज के लिए हमें सारे यूनिट्स को पढ़ना होगा। तो यूनिट नंबर 3, जिसे हम लोग बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर कहेंगे, इसमें आपके 2 चैप्टर, सबसे पहला हेल्थ एंड डिजीज़ यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से पैथोजन हमारे बॉडी में डिजीज़ काउज करते हैं, कौन सी बीमारी हमारे बॉडी में होती है, उन कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर कि सर क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारे पैथोजन के लिए होते हैं, सिर्फ डिजीज़ के लिए होते हैं, क्या कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी में डिजीज़ काउज करते हैं। तो जो डिजीज़ काउज करेंगे उन्हें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे और यूनिट 3 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, और यूनिट 3 के चैप्टर 2 में जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 जो आपके 12 मार्क्स के होंगे, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपके 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, कि इनके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या प्रोसेस हैं, क्या थ्योरी है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा चैप्टर होगा इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना, कि सर इनके कहाँ कहाँ इनके यूजेस होते हैं, क्यों बायोटेक्नोलॉजी हमारे क्लास 12 के सिलेबस में है, इनको समझने के बारे में होती है। आप लोग का लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट की चीज़ों को जानेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनमें आपके 3 चैप्टर जिससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर है इकोसिस्टम एंड थर्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो सर इन 3 चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोगों ने ये सारे चैप्टर क्लास 7, 8, 9 में भी पढ़ा होगा। एनवायरनमेंट का टॉपिक 12th के इस टॉपिक में क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो ये आपके जो 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट के अगर पहले यूनिट के देखें तो आपके 16 मार्क्स, सेकंड यूनिट देखें तो 20 मार्क्स, थर्ड यूनिट देखें तो 12 मार्क्स एंड 4 यूनिट देखें तो 12 मार्क्स एंड 5 यूनिट देखें तो 10 मार्क्स। इन सारे मार्क्स में आपको 70 मार्क्स के जो प्रिपरेशन होगी इन्हीं चैप्टर में मिलेंगे। तो हम लोग 3 मंथ जो आप लोगों को बोले थे सर 3 मंथ का क्या स्ट्रेटेजी होगा, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा गोल है बायोलॉजी के वैसे बच्चे जो जिनकी प्रिपरेशन कुछ हो चुकी है और वो 90+ स्कोर करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं और जिनकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है वो भी अगर 90 स्कोर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो टोटल ड्यूरेशन हमारे पास 3 महीने का है, यानी कि 12 सप्ताह है, जिनमें पहले मंथ में हम लोग क्या करेंगे सर, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को बनाएंगे, और इस फेज को हम फाउंडेशन फेज नाम रखते हैं। तो सर क्या करना है, साथ ही साथ हमें ये जानेंगे क्या नहीं करना है। तो पहला क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, जैसा आप लोग जान रहे हो कि बायोलॉजी में 5 यूनिट होते हैं, तो फर्स्ट आपको काम करना है सर यूनिट 1 रिप्रोडक्शन के 3 चैप्टर और यूनिट 2 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के जो 3 चैप्टर हैं, इन चैप्टर को पहले मंथ में आपको थ्रोली कंप्लीट करना है। क्या करना है सर, थ्रोली 1 to 1 कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि सर दूसरा क्या करना है। याद रखिएगा आपको अपनी एनसीईआरटी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में 2 बार पढ़ लेनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इन चैप्टर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को एनसीईआरटी एटलीस्ट 2 बार पढ़ लेनी है, और याद रखना है एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है। अंडरलाइन करते हुए क्यों चलना है, आगे की पीपीटी में हम लोग समझेंगे। आगे बात करेंगे सर प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। याद रखना जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो अंडरलाइन करने के साथ साथ आप लोग एक शॉर्ट नोट्स को भी बनाते हुए रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कंप्लीट चीज़ों को, कंप्लीट बुक को ओपन करके पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट होने चाहिए हर एक प्रोसेस के लिए, चाहे वो फर्टिलाइजेशन का हो, गैमेटोजेनेसिस का हो, हर एक प्रोसेस का क्या होना चाहिए सर, फ्लो चार्ट होना चाहिए। और याद रखना आपके जो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 है, यहाँ से डायग्राम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स होते हैं, जो फिगर होते हैं, उन फिगर को, लेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। याद रखना, रटना नहीं है, समझना है। 2 बार फिगर बनाना है, चीज़ों को समझना है। और 1 से 2 टॉपिक आप हर दिन कर लो कि सर हर एक दिन हम 1 से 2 टॉपिक के फिगर को अच्छे से लेबल करेंगे, उनके नाम को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए, रटते हुए नहीं। आगे बात करेंगे सो याद रखना, साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो आप लोग पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये आपके स्ट्रेटेजी है जो आपको करना है। और याद रखिएगा, जो भी आपको लग रहा है कि कुछ डेफिनेशन आपको याद नहीं रह रहे हैं, तो एक शॉर्ट नोटबुक आप बना लीजिए जहां पे सेपरेट डेफिनेशन आप लिख लो, ताकि
जब आप क्विक रिवीजन करना चाहो, स्मार्ट रिवीजन करना चाहो, तो आपको पता हो कि कौन से डेफिनेशन आपको याद नहीं रह रहा है, तो उस शॉर्ट नोट से आप चीजों को दोबारा रिकॉल कर सकते हो। तो सर क्या नहीं करना है, याद रखना हम यहाँ पे बोल रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को स्किप आप लोगों को नहीं करना है, एनसीईआरटी को के लाइनिंग को स्किप नहीं करना है, अंडरलाइन करना है, मार्किंग करना है। क्यों? क्योंकि सर 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड पूछती है, चाहे वो असर्शन रीजन के हो, केस बेस्ड स्टडीज हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही क्यों ना हो। साथ ही साथ याद रखना डोंट मग अप डायग्राम, यानी कि सर डायग्राम को रटना नहीं है, बिल्कुल डायग्राम को रटना नहीं है, समझते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। तो आगे बात करेंगे सर दूसरे मंथ में हम लोगों का क्या काम रहेगा, क्या करना है नहीं करना है। तो दूसरे मंथ को हमने कहा एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस। सर एप्लीकेशन का मतलब जो भी आपके यूजेस है उन चीजों को देखना है और साथ ही साथ हमें प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और साथ ही साथ अब सेकंड मंथ में जब आप इंटर करोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर देनी है। तो सर क्या क्या करना रहेगा, यहाँ पे फोकस रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग पे और कॉन्सेप्ट के मेमोराइजिंग पे। तो क्या करना है सर, सबसे पहले याद रखना अब हम लोग यूनिट 3 यानी कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जहां से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल सीबीएसई पूछती है, उसके साथ साथ यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड साथ ही साथ इट्स एप्लीकेशन, जो आपके 12 मार्क्स के हर साल सीबीएसई पूछती है, इनको भी थ्रोली आपको पढ़ लेना है। उसके साथ साथ क्या करना है सर, इसके बाद आपको पीवाईक्यू और सैंपल पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देना है। और क्या करना है सर, साथ ही साथ याद रखना जो आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो कंप्लीट हो चुका है उनको भी रिवाइज आपको डे टू डे करते रहना है, लगातार करते रहना है। और साथ ही साथ नोट्स यानी कि जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बनाते हुए रहना है। याद रखना जब आपके ये सारी चीजें चलेगी तो इसके साथ साथ आप केस बेस्ड स्टडी, असर्शन रीजन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इन सारी चीजों को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और सर याद रखना अगर पॉसिबल है तो हर एक वीक में एक कंप्लीट सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आप लोगों हर एक वीक में, यानी कि उस मंथ में 4 वीक हो रहे हैं तो 4 फुल सेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, बनाने हैं। अब हमें पढ़ना है सर कि क्या नहीं करना है सेकंड मंथ में। तो याद रखना सर आपको ये नहीं सोचना है कि जो प्रैक्टिस है वो सारा कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपको सेकंड मंथ में आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, स्किप नहीं करना। दूसरा सर डोंट स्किप बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। याद रखना हम लोग कई बार जो चीजें डिफिकल्ट होती है उनको हम स्किप कर देते हैं, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आप बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स जैसे आपने पढ़ा होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, आरडीटी टेक्नोलॉजी, इन सारे चीजों को नहीं स्किप करना है, चीजों को आपको थ्रोली पढ़ लेना है क्योंकि यहां से डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चंस पूछती है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग यूट्यूब के कई सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं जहां पे देख सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जहां पे एग्जाम क्वेश्चंस पूछती है उन टर्म्स को हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने दे पाएं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है अवॉइड नॉट लर्निंग। याद रखना हम लोगों को रट के याद नहीं करना है, कोई भी चीजों को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ जाएंगे तो सारा का सारा बायोलॉजी आपके हैंड पे होगा, आपके माइंड पे होगा और आप सारे आंसर को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से कर सकते हो। सर तीसरे मंथ में क्या करना है, याद रखना ये हम लोगों का अंतिम यानी कि लास्ट मंथ है और लास्ट मंथ में हमें प्रिपरेशन भी कंप्लीट कर लेनी है, तो ये लास्ट मंथ को हम लोग बोलते हैं फाइनल रिवीजन एंड एग्जाम प्रैक्टिस। तो सर इस मंथ पे आखिरी मंथ पे आपके प्रिपरेशन के आखिरी मंथ पे आपको फाइनल रिवीजन करना है और एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। तो सर इसमें भी क्या करना है क्या नहीं करना है इन चीजों के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है सर जो आपका छोटा यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 5 जो स्कोरिंग है, याद रखना ये स्कोरिंग है क्योंकि हमने कहा था कि यूनिट 5 में आपके 3 लेसन है, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जहां से 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इन्वायरमेंट वाला लेसन है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, तो इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है। स्कोर आपके बायो के स्कोर को अगर कोई बढ़ा सकता है तो ये भी आपके स्कोरिंग में हेल्प करेगा। दूसरा क्या करना है सर, दूसरा आपको काम करना है क्योंकि आप लोग जानते हो कि बायोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो हर एक चीज में एक डायग्राम होता है, तो डायग्राम को एटलीस्ट आप 15 मिनट टाइम दोगे और 15 मिनट टाइम पे उस डायग्राम के लेवल को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। फिर दोबारा बोलना चाहेंगे डायग्राम को रटना नहीं है, डायग्राम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उनके लेवल पे ध्यान रखना है। और क्या करना है सर, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट
अंडर एग्जाम कंडीशन। आप लोगों को 5 से 6 अंडर एग्जाम कंडीशन मतलब एग्जाम जैसे होते हैं सीबीएसई के, उस हिसाब से 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। अगर कोई बच्चे हमारे यहाँ पे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं या फिर कोई बोकारो के ऐसे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कंप्लीट सीबीएसई के पैटर्न पे, तो हमारे यहाँ पे अगले मंथ पे स्टार्ट होगी। आप लोग ऑफलाइन पे आकर हमारे साथ जुड़ सकते हो, टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, तो आप लोग आ सकते हो। और जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो बच्चे कहीं पे भी अवेलेबल हो तो मॉक टेस्ट पे जरूर अपीयर करो, ताकि आपका जो गोल है 90 स्कोर करने का वो आप कर पाओ। आगे की बात करेंगे सर कि रिवाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वन वर्ड आंसर एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स। याद रखना हमारे जो सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हूबहू रहते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल को जरूर से जरूर रिवाइज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, याद कर लेना। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीबीएसई डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस पूछती है। तो आप लोगों को इन सारी चीजों पे ध्यान देना है और कोशिश करना है। सर कितने साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये टाइम जो है आपके फाइनल रिवीजन का है और स्मार्ट रिवीजन का है। याद रखना स्मार्ट रिवीजन। उसीलिए स्टार्टिंग मंथ में हमने आपको कहा था कि आपको रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपने स्मार्ट वर्क को भी देखना है, अपने की पॉइंट्स को भी लिखना है, ताकि आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, दोबारा चीज़ों को रिकॉल कर पाओ। तो सर आगे बात करें क्या नहीं करना है। डोंट स्टार्ट न्यू रेफरेंस बुक्स और टॉपिक्स इन लास्ट मंथ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब लास्ट टाइम आता है तो कोई मार्केट में एक नया बुक आता है, कोई स्टूडेंट को एक VBI का एक पैकेज मिल जाता है कि सर VBI कर लेते हैं, सर वो मार्केट में नया बुक आया वो कर लेते हैं। नहीं, आप लोगों को कोई रेफरेंस बुक, कोई अदर कंटेंट पे इन्वॉल्व नहीं करना है, कोई मार्केट के न्यू बुक्स में खुद का टाइम यूज नहीं करना है, क्योंकि टाइम सारे बच्चों के पास लिमिटेड होते हैं, और उस लिमिटेड टाइम पे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का मल्टीपल टाइम हमें रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि हम एक अच्छा स्कोर, अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। दूसरा, डोंट इग्नोर माइनर चैप्टर्स। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जैसे माइक्रोब्स वाले चैप्टर हो गए, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर हो गए, हम लोग वो अक्सर स्किप कर देते हैं। तो सारे बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर होते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आपके बायो में, बोर्ड में आपके स्कोर को बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। तो प्लीज आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इन छोटे छोटे चैप्टर को इग्नोर ना करें कि लास्ट टाइम पे कर लेंगे, अभी तो पहले बड़े चैप्टर को कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको थ्रोली जैसा हम प्लान में बताए हैं, आपके 3 मंथ के स्ट्रेटेजी में बताएं, उस हिसाब से चीजों को क्लियर करना है। दूसरा सर, डोंट पैनिक, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिवाइज स्मार्टली। आप लोगों को बोलोगे सर इतना सारा चैप्टर है, इतना सारा वर्क है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अनदर 2 जो सब्जेक्ट हैं वो भी है, तो याद रखना पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को कंसिस्टेंसी करके चीज़ों को रिवाइज करना है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और कोई शॉर्टकट की चीज़ों पे भाग रहा है तो उनको 90% स्कोर करना मुश्किल ही होगा। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि अगर कोई शॉर्ट टाइम पे चीज़ों को करना चाहे तो उनके लिए तो नामुमकिन सा लगता है, मुझे भी लगता है कि वो नामुमकिन है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत होगी, फिर स्मार्ट वर्क के थ्रू आप चीज़ों को बहुत जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। तो फाइनल टिप्स क्या होगा सर, हर एक दिन यानी कि स्टार्टिंग के जो मंथ होंगे वहाँ पे आप हर दिन 2 घंटे बायोलॉजी के में टाइम दे सकते हो, फिर उसके बाद आप 3 से 4 घंटा, बाकी के 2 मंथ 3 से 4 घंटा आप इंक्रीज करके बायोलॉजी में आपको देना है, ताकि आप सारी चीज़ों को कंटिन्यूअसली धीरे धीरे कर पाओ। आगे बात करेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स एंड स्टिकी पॉइंटर फॉर लास्ट डे रिवीजन। याद रखना, जब हमारे पास लास्ट डे होगा, एग्जाम का दिन होगा, तो लगभग आप समझ लो कि ये एग्जाम आपके मार्च में चलेंगे, क्योंकि बायो का चैप्टर हमेशा, बायो का जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट, सीबीएसई लास्ट टाइम पे एग्जाम लेती है, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि शॉर्ट नोट्स बना लें, साथ ही साथ कुछ की पॉइंटर बना लें, और लास्ट डे के रिवीजन में वो 2 से 3 टाइम्स आपके पास रिवीजन हो जाए। याद रखना, और कोशिश आपको करना है कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3 टाइम्स आप रिवाइज कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइनिंग से, बायोलॉजी के डायरेक्ट लाइनिंग से एग्जाम क्वेश्चंस पूछती है। तो लास्ट टाइम हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट कर कुछ नहीं हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहो तो कॉन्सेप्ट को समझकर आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हो। इसलिए एक लाइन लिखा गया है, बायोलॉजी इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग एवरीथिंग, इट इज अबाउट कनेक्टिंग
कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने का सिलसिला है। इसे रट कर एग्जाम पास करने का कोई सिलसिला नहीं है। तो लास्ट में आप सारे बच्चों के साथ एक लाइन, चाहे परीक्षा शिक्षा के लिए हो या जीवन के लिए, सफलता लगातार किए गए प्रयास से ही मिलती है। तो याद रखो सारे बच्चों, आप लोगों से कहना है कि अगर आपको सफल होना है, अगर आपको 90 स्कोर करना है और अगर आपको और अच्छा स्कोर करना, 90 एबव करना है, तो याद रखना आपको कोशिश करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत में दर्द होगा, दुख होगा, पर उस दुख से, उस दर्द से आपको भागना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैन नहीं, ह्यूमन भी परफेक्ट होते हैं। तो आप लोगों को बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, और बाकी दुनिया कोई भी कह रही है कहने दो, क्योंकि दुनिया को भी जवाब आपका रिजल्ट देगा। तो सारे बच्चों से यही कहना चाहूंगा, शुरू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ और लग जाओ अपनी तैयारी पे। थैंक यू टू एवरीवन। आप सारे बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड हम लोग अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम उसी टॉपिक को आपके सामने यूट्यूब में पेश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।